मेरी जिंदगी बड़ी ही अजीब थी। मैं 14 साल की जब मेरी शादी करवा दी गई और शादी के पहले मेरी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो छोटी उम्र में माँ बनने की वजह से मेरी मरते मरते बच गई थी। लेकिन किसी को मेरा ख्याल नहीं था। उसके बावजूद कि अगले 2 साल तक फिर से मुझे औलाद पैदा करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी कि 2-3 महीने के बाद ही मेरे पेट में बच्चा जाया हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर बच्चे पैदा करती तो तुम्हारी जान को खतरा भी था, लेकिन बच्चा जाया होने की वजह से भी तुम्हारा नुकसान हुआ है। अपने पति को कहो कि इस तरह तुमसे बच्चे पैदा ना करवाएं, 2 साल तक तुम आराम करने दें। लेकिन मेरे पति को मुझसे कोई लगाव नहीं था। वह मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था, इसलिए तो मुझसे शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए की थी। मैं दिन रात रोती रहती थी, सोचती थी कि क्या करूं, कैसे जान छुड़ाऊं मेरी। अगर इस बार मैं फिर से माँ बन जाती हूँ तो फिर मेरी जान भी चली जाती और फिर मेरी छोटी सी बच्चे का ख्याल कौन करता, क्योंकि मेरे अलावा किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। सब यही कहना था कि बेटी क्यों नहीं पैदा हुआ बेटा, लेकिन ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया और वह मेरा वहाँ पति जो मुझे कुछ भी नहीं समझाता था, मुझ पर हाथ उठाता था और बस मुझे बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहता था, वह एक दिन हादसे में चल बसा। इसके बाद मुझे मेरे घर वापस भेज दिया गया। मैं 20 साल की थी जब मेरी दूसरी शादी करवा दी गई, एक ऐसे शख्स जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ते भी ना मिलते। मेरी उम्र कम थी, इसलिए वह लोग भी मान गए। इसका बेटा मेरी बेटी 2 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम आर्यन था और मेरी बेटी का नाम सुमन था। हम लोग साथ साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। सुमन 17 साल की हो गई और आर्यन 15 साल का। जब आर्यन के पापा इस दुनिया से चले बसे, उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी, इसलिए उनकी बीमारी के साथ ही इस तरह गुजार बसर हो रहा था। घर हमारा था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि बहुत सी जोर से आवाज आई। मेरा दिल तो बैठ गया, मैं बुरी तरह डर गई। मैंने देखा यहाँ तो आर्यन के कमरे में आवाज आई थी और उसके कमरे में की छत गिर चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं आर्यन भी तो नीचे दब तो नहीं गया। वहाँ मैं तो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मेरा अपना बेटा न सही, लेकिन बेटे से भी ज्यादा बढ़कर था और मुझे ही माँ कहता था। मैं भागकर उस तरफ गई तो देखा कि वहाँ पर नहीं है। वह शायद बाथरूम तक जाने के लिए उठा था और शायद उसकी जान सुरक्षित थी, इसलिए क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। हमने ऊपर वाले का शुक्र किया कि जान बच गई, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोबारा से छत डालकर सकते। इस कमरे को तो कबाड़ बन गया। सारी छत गिर चुकी थी और बस अब इसको इसी के हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में 2 बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता था। दोनों कमरे में ही सो जाते थे। मजबूरी थी, क्या करते। एक कमरे में तो दुकान कर दी थी। मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब के कमरे सही थे, लेकिन एक दुकान के लिए कमरा भी जरूरी था। शुक्र है कि दुकान वाले कमरे की छत नहीं गिरी। मजबूरी थी कि क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया हुआ था तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि हैरान रह गए। आर्यन तो उठकर नाश्ता करने बैठ गया, जबकि सुमन अभी तक जाग ही नहीं रही थी। लेकिन वह इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती थी। इसकी आदत भी, वह सुबह सुबह जाग गया करती थी। इसको आवाज तो दी, वह उठी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके चेक किया तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह घबरा गई कि क्या हो गया है। इसको फौरन आर्यन को कहा कि मोहल्ले वाले डॉक्टर को बुलाकर लाओ। डॉक्टर आया तो उसने कहा कि वह बेहोश हो गई, लड़की काफी कमजोर है, खून की कमी है, कोई भारी काम न करवाएं, इससे आराम करवाएं और फल फ्रूट दूध वगैरह पिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब बेटी को होश आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि बस ऐसा ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि आज आराम करो, मैं उसके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो वह कमरे में नहीं थी
और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैं बाहर जाकर देखा तो वैसी चादर मुझको बैठकर धो रही थी। मैं फौरन गुस्सा हो गई और मैंने कहा कि अभी अभी तुम्हें होश आया है और तू यहाँ बैठकर काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि आराम करना है, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी। अरे फिर से काम करेगी, दोबारा बेहोश हो जाएगी, चल उठ यहाँ से। तो कहने लगी कि नहीं माँ, मुझे चादर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चादर है हमारे पास। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत सवार हो गया है तेरे सर पर। इतनी तो चादर गंदी नहीं थी, थोड़े देर छोड़ दे इसको, मैं खुद धो लूंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात न मानी, चादर को धोकर तार पर फैलाकर इसके बाद ही नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। आर्यन तो फिर चला गया, उसका सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई कराई थी। जब अब तो वो एक किराने की दुकान पर काम भी किया करता था। घर वाले दुकान में खुद ही चलाती थी, वैसे भी दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। इसी तरह गुजर गया और आर्यन ने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ, वह देर से आया था। सुमन पहले ही कमरे में मैं जाकर सो चुकी थी और जाकर कमरे में सो गया। मैंने किचन में ही चारपाई डाली और जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद करके रो रही थी। दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत प्यार करता था। उसने अभी मुझे मेरी पिछली शादी का ताना भी नहीं दिया। मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी बेटी समझता था और मैंने भी आर्यन को कभी यह नहीं बताया कि वह मेरी सौतेली औलाद है। इसमें भी अपने हिस्से का प्यार मुझसे लिया। वैसे भी हमें इसी का सहारा था, क्योंकि इस घर में मर्द था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने इससे कहा कि अपनी आगे की पढ़ाई प्राइवेट करे, क्योंकि अगर इसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह मेरी हर बात मान लेता था। सुबह सुबह लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। गुमसुम फिर से बेहोश हो चुकी थी सुमन थी। इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे इसके जिस्म का सारा खून ही चूस लिया गया है। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात कही, उसको आराम करने को कहा था कि खाने का क्या खिलाया था। मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा कि किचन बना कर दिया था और फल फ्रूट भी खिलाया। वो पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा फिर दोबारा से कैसे इतनी कमजोर हो गई? आप इस बात को सीरियस नहीं ले रही तो आपकी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से यह बात कही और वहाँ से चले गए। मैंने अपनी बेटी को जब होश में देखा तो उसे कहा कि तूने फिर से अब कोई काम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वो फिर से चादर को धो रही थी। इस बार तो मैं इससे दूर से देखकर हैरान रही, क्योंकि जो भी कर रही थी वह मुझे सब कुछ मालूम था। वह बेहोशी से उठकर चादर क्यों धोना शुरू कर देती थी? यह सब कुछ क्या हो रहा था? तब से ही मैं बेहोश हो रही थी जब से मेरे बेटे ने इसके कमरे में सोना शुरू किया था। मेरा बेटा इसके लिए गैर मर्द था, लेकिन बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े थे। उन दोनों तो बहन भाइयों में भी ज्यादा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था जो मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह जवान लड़की थी, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। जवानी में तो बहुत ताकत होती है। औरत का बड़ा गर्व तो तब होता है जब वह बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां बेहोश होने लगी तो यह तो कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। उसने चादर धोकर तार पर फैला दी और आसपास भी ऐसे ही देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं किचन में खड़ी या सब कुछ देख रही थी। मैंने भी इसको जताया नहीं, लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वहां जाकर फिर से बिस्तर पर लेट गए और उसने अपने ऊपर ओढ़ने वाली चादर ओढ़ ली ताकि मुझे पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई भी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही गोलियां टॉफियां लेने आते थे जो 5 या 10 रुपए देकर जाते रहते थे। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात अपने बच्चों को नहीं बताई। आर्यन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह पहले ही नौकरी कर रहा था और क्या करता, और अपनी बेटी को भी नहीं बताया क्योंकि पहले से ही उसे चक्कर आ रहे थे। जाहिर है उसने किसी बात का दबाव तो लिया हुआ। अब अगर ऐसी ही यह बात बीताती तो वह भी ज्यादा परेशान हो जाती। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा कि बेटी की अच्छी चीज खिलाएं, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे नहीं रहे।
नहीं हो रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे और बेटी को कुछ ऐसे बातें करते हुए सुना जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी भी अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो फिर हम यह सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे यह काम करना है, इस तरह के मौके नहीं मिलते और मुझे क्या पता कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। तो मेरी बेटी का कहना था, नहीं, कि सिर्फ 2-4 हफ्ते की बात है, इसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह दोनों किस काम की बात कर रहे थे, किस मौके की बात कर रहे थे, क्या हो रहा था, यह सब कुछ बातें की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन तो यह मंजर देखकर हैरान रह गए कि सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर दीवार पर डाला हुआ था और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि ये क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया है। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का, दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी हरकत की जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा कि माँ, आप किस तरह की बात कर रही हैं? आपने कोई फिल्म देखी है, कोई ड्रामा देखा, या किसी ने आपके कान भरे हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा क्या करूंगी? और अगर मैं इस चादर को धोया तो क्या हो गया? गंदी हो गई थी तो धोनी। मैंने आपको पता ही है कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब है। दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो उसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझे किस तरह से बात कर रही थी, मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर गिर गई। मेरा बेटा भी आ गया। इसने कहा कि आप क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने कहा, मैंने मारा, अच्छा किया ना, मुझको इस पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, इस दिन देखना, अभी मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैंने वही बोल दी, जबकि मुझे इस तरह नहीं करनी चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे बच्चे कमरे में की लाइट ऑन थी। इस वक्त क्या कर रहे थे? उनको तो इस टाइम सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे में के करीब गई तो वो जो ना सिर्फ जाग रहे थे बल्ब के बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर मुझे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम तो बहुत खुश किस्मत हो, तो वह कहने लगी कि हाँ, खुश किस्मत हूँ, लेकिन अभी कल फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ को परेशान देखकर अच्छा नहीं लगता है। आप उनको क्या कहे किया, किस वजह से तबीयत खराब हो रही है? मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे नहीं रहा गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो बहुत हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किया था। क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? क्या जरूरत थी? वैसे भी अब मौसम बदल गया था, उसको दरवाजा खोल कर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू किया तो, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाजा खोलने का आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे को देखा तो उनके अलावा कोई भी नहीं था और वह दोनों ऐसे ही शक्ल बनाकर बैठे थे कि जैसे हम नींद से जाग गए हैं। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो इस टाइम जाएंगे और बातें करेंगे तो हम करेंगे, हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम इस तैयारी कर रहे थे? हम लोग सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई बात नहीं थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। इसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई, लेकिन मैं समझती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, या दोनों मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी बाजू पर नील के निशान थे, या जो जख्म के निशान, ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लगा है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि चूड़ी लगी है, लेकिन वो छुरी उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। वहाँ भी इतनी बारी से बेटी मुझसे कोई ना कोई बात जरूर छुपा रही है। कभी बेहोश हो जाती है तो कभी
उसके जिस्म पर अजीब और गरीब किस्म के निशान होते हैं और कभी उड़कर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। कभी मेरे बेटे से अजीब बातें करती थी और तबीयत का उसकी ज़रूरत आजकल वैसे भी खराब होती रहती थी। मेरी दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं उस तरफ सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी कि मैं और पानी को क्यों एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह समझ थी कि 10 साल की उम्र में उसका बिस्तर अलग कर दूं, तो मैं कैसे सौतेली बहन भाई को एक ही कमरे में सुला रही थी। वह मेरी गलती थी, सरासर मेरी गलती। जब सागे के मामले में लोग यह कह सकते हैं तो सौतेले के भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे कि अगर यह सच हुआ तो मेरा सारा का सारा कसूर मेरा है। अब मैं अपने बेटे और बेटी पर नजर रख रही थी। एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था। मैं उसकी बात सुनने लगी, इसलिए कहा कि यह दवाई है तुम्हारे इस मसले में के लिए जो तुम्हें डॉक्टर दे रहे हैं। तुम्हारा मसला ठीक नहीं होगा, इससे यह दवा ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें मेरी बेटी को छुपाकर कोई गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज की गोलियां दे रहा है, कौन सा मामला है जो यह दोनों हल करना चाहते हैं और इसके बारे में मुझे नहीं पता। और न यह दवाई कुछ अजीब सी क्यों लग रही है। मेरी बेटी ने भी यह दवाई फौरन उसे पकड़ ली और उसके अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना और फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई, लेकिन इसके बाद शायद उसकी यह गोलियां खत्म हो गई और एक दिन बाद फिर से बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत संभल कर वहां चादर अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और उसके तरीके से फोल्ड करके अपने कमरे में ले गई। मुझे खोलकर देखना था, पर ऐसा क्या लगा होगा जिसकी वजह से मेरी बेटी इसे सुबह उठते ही धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। इसे दवाई लेने से ज्यादा इस बात की टेंशन होती है कि पहले मैं इस चादर को धो लूं। जब मैं चादर को खोलकर देखा तो उसमें मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने और किया तो यह देखकर हैरान रह गई। इस चादर पर सफेद सफेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आई कि यह किस चीज के बाल हैं, क्योंकि बिल्कुल सफेद और छोटे छोटे थे। हैरान हो गई थी मेरी, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई। सोचती रही कि यह सब कुछ क्या है, किसने किया है यह बाल किसके हैं। बेटे और बेटी की हरकतों पर नजर रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मेरी बेटी को यह पता चल गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ अजीब सी घबराई हुई नजरें आने लगी। इसके बाद मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। उसने कहा कि माँ, वह चादर आपने कहाँ रखी है। वहां तो मैंने धोकर डाल दी है। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हें इतना बेहम हो रहा था तो मैंने खुद ही दूर दी। मेरी बेटी जाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, इस चादर पर जो भी लगा हुआ था। मुझे बताओ कि सब कुछ क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में बुरे हालात ही आ रहे थे। मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसे आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान चल नहीं रही थी और भाई भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग पता कर पाते। क्या भाई के एक दोस्त ने उनको एक काम दिया। दरअसल इसमें कुछ बहुत ही अलग किस्म के खरगोश रखे हुए थे, जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उनके बस में बाहर था, क्योंकि उसके माँ बाप घर से नहीं गए हुए थे, वही उनको संभालने थे। इसलिए हमको उन खरगोशों को संभालने का काम दिया और उस काम से बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भाई भी पूरा दिन वही पर होता था, लेकिन रात में बाई ने हम आराम करना होता था, इसलिए वह उन खरगोशों को कमरे में ले आता था और मैं उनको संभालती थी। उन्हीं के बाद सुबह चादर पर लगे हुए थे
जिसको फ़ौरन धो देती थी, क्योंकि हमें पता है कि आप हमें इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है और हम आपको यह सब कुछ बताना नहीं चाहते थे कि हम सब यह काम कर रहे हैं। उन्हीं खरगोशों की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे बाद में पता चला कि दरअसल मुझे इनसे एलर्जी है, जिनकी वजह से मैं बहुत सुबह बेहोश हो जाती थी। भाई ने मुझे जो दवाई लाकर दी थी वह ही इसी एलर्जी के लिए जाकर दी थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। उनके भाई का यह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम से बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। वह दिनों में हमें 4000 रुपए देता था और यह काम खत्म हो गया। उसके माँ-बाप वापस आ गए और हमने इतने पैसे लिए हैं कि हम इस कमरे का छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ले सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने क्या-क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया कि इस दिन आपने जो बातें की हमारे दिमाग के तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। आपने हर बात सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम आपके लिए क्या कर लगते हैं। आप इसका बाप तो इस दुनिया में जा चुका है और इसके लिए अपने रिश्तेदार भी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा अमीर है। वह अपने साथ जाकर भी तो रह सकता है। इसके चाचा भी जिंदा है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। इस दिन अगर वह कमरे में होता तो शायद अभी तक जिंदा भी ना होती। इसके सर पर छत गिर जाती, जबकि उसके रिश्तेदार का घर हमारे घर से बहुत बड़ा है, लेकिन वह फिर भी हमारा साथ देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता है और रात को मैं इसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वो रात में भी वह सब कुछ कर लेगा, लेकिन मैं फिर भी उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बाकी बहुत ज़्यादा गलत मत सोच रही थी। मैं इतनी जल्दी गलत कैसे बात क्यों, तो बिल्कुल भी मुझे सोचना नहीं चाहिए था। हमने यह बात आर्यन को नहीं बताई और मेरी बेटी ने भी उससे नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। उसने कमरे की छत डलवाया और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता हमने बहुत मेहनत की, इसलिए पढ़ाई की कि इसकी नौकरी लग गई। मेरी बेटी ने भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे और आहिस्ता-आहिस्ता इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं थी, क्योंकि हमारी अपनी दुकान से भी रोज़ाना के खाने-पीने के पैसे निकल आते थे। बाकी दिनों बच्चों को जो तनख्वाह आ रही थी, उसकी हम जमा कर रहे थे, क्योंकि मुझे अब उनकी शादी भी तो करनी थी कि बेटी की शादी करेंगे और बेटे के लिए प्यारी सी बहू लेकर आएंगी, तो मेरी एक नई फैमिली फिर से बन जाएगी। इस घर में मेरी एक और बेटी आएगी जो बहू के रूप में इस घर में आएगी, तो फिर उसके दम से मुझे कुछ बच्चे भी इस घर में आएंगे और इस घर से रौनक लग जाएगी। लेकिन मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया कि लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बेटा और बेटी भी, चाहे वह औलाद मेरी अपनी थी या पढ़ाई। मेरे दोनों बच्चे ही बहुत ज़्यादा शरीफ और मेहनती थे। इस बात को मुझको समझने की अभी उनकी मेहनत के दिन ही है। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर बाप नहीं है और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती और उनको इस बात का एहसास है। और यह वाकई बहुत बढ़िया बात है। आज हमें साथ भी है और कुछ भी, और ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है और जैसा मैं सोच रही थी वैसे कुछ भी नहीं हुआ था। जो मैं समझ रही थी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं था, हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहीं जाती। मेरे बच्चे समझदार और उसके दिल में कोई बात नहीं थी, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँ को नशे करूंगी कि इस मामले में सख्त इतिहास करे और गलती ना करे जो मैंने की है। मुझे दोनों एक को एक कमरे में रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वह भी हो सकता था और अगर वह हो सकता तो सब खत्म हो जाता। दोस्तों धन्यवाद।